हो गया। एक बार उसमें 20 में ऐसे क्लिक कर दे बोर्ड पे, एक बार हो गया, फोकस ले लिया होगा। तो अपने मैथ के दिमाग को चरचरा कर दो, थोड़ी देर साइड में रख दो, अब आ जाओ अंग्रेजी की दुनिया में, बोले तो इंग्लिश की दुनिया में। इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव। तो मैं 10th क्लास में एक्टिव वॉइस दिया जाएगा और पैसिव वॉइस बनवाया जाएगा। अब एक्टिव पैसिव मतलब ये अपन पढ़ते हैं, जो टॉपिक का नाम है वो क्या अपना वॉइस। वॉइस मतलब वाच्य, भाववाच्य नहीं, ओनली वाच्य। तो पढ़े थे वाच्य मेरे से कभी? पढ़े होंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पढ़े होंगे। तो जो पैसिव है, हाँ 8th क्लास में पढ़ेंगे। जो पैसिव है ये हैं अपने कर्मवाच्य। कौन से वाच्य? कर्मवाच्य। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा वहाँ पर, फिर बताऊंगा कि कर्मवाच्य मतलब क्यों, कैसे कैसे। पहले शुरुआत करेंगे हल्के फुल्के सेंटेंस से। राम, ये तरह तरह की पुस्तकों में आपको ये लिखा मिलेगा, राम किल्ड रावण। ये तो है अपना एक्टिव। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो रावण वाज किल्ड बाई, इस तरीके से बनेगा। ये एक्टिव है और ये क्या है? पैसिव। दोनों में एक बेसिक सा छोटा सा अंतर समझो। यहाँ पर बताइए किल्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब पहचान कैसे करेंगे बताओ? वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा कैसी आती है? अकेली। देखो दोनों सेम सेम दिखाई दे रही है शक्ल में, तो किल्ड ऊपर भी लिखा हुआ है और किल्ड नीचे भी लिखा हुआ है। फिर अंतर कैसे करें? अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो सेकंड फॉर्म है। बोले तो सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले ही आएगी, वो किसी थर्ड फॉर्म के यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगी। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले। और रावण क्या आपने यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। और राम क्या आपने यहाँ पर? सब्जेक्ट। इंग्लिश का स्ट्रक्चर बस ऐसे ही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अपना जो भी कुछ बचता है अदर वर्ब। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर अपना। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में लिखूँ राम ने रावण को मारा। तो हिंदी में राम हो गया अपना सब्जेक्ट, रावण हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और को मारा हो गई अपनी वर्ब। हिंदी देख लो। अब हिंदी इंग्लिश में सिर्फ इतना फर्क है, हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले आएगा, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट पहले आएगा। उसके बाद इंग्लिश में वर्ब पहले आ जाती है, हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। बाकी वही चीज़ें सेम टू सेम है। जब आपको कोई इंग्लिश बनानी हो तो इतना सोच लो, जो वर्ब आएगी तुम्हारी वो पहले आ जाएगी। जैसे मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं लिखूँ यहाँ पर मैं नहा रहा हूँ, तो मैं मतलब सब्जेक्ट, इंग्लिश में भी आ जाएगा आई। आ गया। फिर तुम सीधे कहाँ जाओ? क्या काम कर रहे हो तुम? नहाने का काम कर रहे हो, मतलब पूरी कंप्लीट अपनी वर्ब हो गई। अच्छा मैं इसमें एक और लिख दूँ, मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ, मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ। तो बाथरूम आए चाहे कुछ भी आए, छत आ जाए चाहे खुले में सड़क पर नहा रहे हो तुम, चौराहे पर नंगे नहाते हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ। तो जो काम तुम कर रहे हो ना वर्ब, वो इंग्लिश में सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगी। तो आई नहा रहा हूँ, एम बाथिंग। कहाँ नहा रहे हो भाई? बाथरूम में। इन बाथरूम दा लगा सकते हो अगर फिक्स बताना है आपको, एग्जैक्ट बताना है, इन द बाथरूम। समझ गए? तो फालतू के जो वर्ड आएंगे अपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद कुछ और। जैसे मैं अपने भाई के साथ नहा रहा हूँ, कभी कभी छोटे मोटे भाई बहन एक साथ नहाते ना, ऐसे एक साथ, ऐसे बाल्टी रखी है भरी हुई उसमें, तो इसके ऊपर डाल रहे हैं, कभी किसी की नाक में घुस रहा है पानी, कभी कहाँ घुस रहा है, नहाते ना खूब।
तो आई एम बाथिंग विद माई ब्रोदर इन द बाथरूम। भैंस के साथ नहा रहे हो तुम, मान लो गांव में खूब नहाते हैं भैंसों के साथ, भैंस को नहला रहे हैं, उसके ऊपर ऐसे पड़े और नहाते नहाते मस्त मजे ले रहे हैं भैंसों के साथ। तो भैंस हो चाहे कुछ भी हो, फिर अपने ऑब्जेक्ट हैं, ये अपने तुरंत वर्ब के बाद आ जाएंगे, और जो हम काम कर रहे हैं वो अपना पीछे आ जाएगा। समझ गए? ये इंग्लिश से हिंदी आप ऐसे बना सकते हो। हमारे में सर नेपाल की तरफ का होता है, यहाँ एक बड़ा सा तालाब सा होता है, हाँ, उसको बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, उसको सीमेंट में लगाते हैं, बाहर बीच में फिर उनको भैंसों को दिलाते हैं अपने साथ अपने। तो देख लो, हमने पहचान लिया ना आपको भाई, हम देसी हैं, भैंसों के साथ नहीं नहाएंगे कि अप्सराओं के साथ नहाएंगे, हम भैंसों के साथ नहाएंगे हम। तो राम ने, हाँ आपके इंद्र तो हम है नहीं भाई, है ना, जो अप्सराओं की बात करें, इंद्र देवताओं का हम नाम लेते हैं, फिर उनका अप्सराएं भी लेते हैं उनके साथ में। और हम अगर किसी अप्सरा का नाम लेते तो घर वाले लाते तुरंत ही अपना अच्छी तरीके से ना। तो ये भेदभाव करते हैं, ये घर वाले पता नहीं क्यों करते हैं भेदभाव, क्या वहाँ नहाने के लिए। चलो अप्सरा को छोड़ो, अब यहाँ आ जाओ। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर मैं दूसरा सेंटेंस, रावण वाज किल्ड बाई राम, इसका मतलब क्या होगा? रावण को राम के द्वारा या राम से मारा गया, के द्वारा या से मारा गया। रावण को राम के द्वारा मारा गया, ठीक है। अब समझना दोनों में अंतर क्या है। एक्टिव और पैसिव का अंतर समझा रहा हूँ मैं आपको। एक्टिव वॉइस मतलब अपना वो है, यहाँ सब्जेक्ट होगा ना, वो खुद काम करने में समर्थ होगा। नहीं समझे ना? अभी समझे नहीं होंगे तो हाँ, कुछ आया होगा हल्का फुल्का का। और जो पैसिव वॉइस होता है वो खुद काम करने में समर्थ नहीं होता। पैसिव वॉइस अक्सर हम सबसे पहले ही तो सिखाते हैं, आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाओ खींच के, वो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं इसको कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पर वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये काम करने में खुद समर्थ नहीं है। ये तभी काम होगा, मतलब ये पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस का काम तभी होगा जब कौन चाहेगा? ऊपर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहेगा। इसके बस की बात नहीं है। देखो, जो रावण मारा गया है वो किसके द्वारा मारा गया है? तो काम करने वाला कौन है यहाँ? राम। राम के हाथ में ही है इसको मारना, तभी तो मरा है। और कुछ एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपको। हाँ, अब मैं आता हूँ अपनी असली बातों पर, जैसे पानी वाली इन सारी बातों पर आता हूँ मैं। चलो गाड़ी पर ले लेते हैं। कार है अपनी, और जैसे आप कार या बाइक वगैरह को नहलाते हो ना, मान लो आप बाइक को नहला रहे हो, या फिर दूसरा ले लेता हूँ मैं, हाँ पानी ले लेता हूँ। पहले सबसे आसान एग्जांपल पानी वाला लेता हूँ, वाटर। पानी उबाल रहे हो तुम, पानी को क्या कर रहे हो? उबाल रहे हो। ये तुम्हारे पास एक बर्तन है, ये बर्तन चाहे भाई मेरा कैसा भी हो, है ना, ये इसमें पानी उबल रहा है, ये भाप निकल रही है, और ये इसमें गैस लग रही है नीचे से, ये गैस हो गई अपनी, उबल रहा है पानी अपने आप बहुत अच्छे से। अब तुम बताओ क्या इसको हम लिखेंगे? वाटर इज बॉइलिंग, मतलब पानी उबल रहा है। तो अपने हिसाब से तो हम ये लिखेंगे कि वाटर इज बॉइलिंग। देसी या बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग में, आम बोलचाल में आप बोल सकते हो कि वाटर इज बॉइलिंग, चलेगा। लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से यहाँ नज़र डालें तो हम पैसिव वॉइस क्यों पढ़ रहे हैं? इसी बात के लिए पढ़ रहे हैं। जो वाटर है वो अपने आप कभी उबल ही नहीं सकता है ना। क्या वाटर कोई ऐसा सब्जेक्ट है खुद काम करने में समर्थ हो? सजीव है कोई? खुद काम कर लेगा कि नहीं कर सकता। वाटर टोटली डिपेंड किस पर है? हम पर। पानी जैसे मान लो यहाँ पर किसी बर्तन में पहुँचा है कि अपने आप पहुँच गया कि मैं पानी हूँ, मैं आ रहा हूँ, गैस चला दी उसने इधर से, ये इधर से उसमें आ गया, आके फिर उबल रहा है वहाँ पर। ऐसे उबल सकता है क्या? नहीं। पानी को उबालते हैं हम, पानी खुद नहीं उबलता। तो ये जो सेंटेंस अपन बोलते हैं कि पानी उबल रहा है, पानी उबल नहीं रहा, पानी को उबाला जा रहा है। पानी उबल नहीं रहा, पानी को उबाला जा रहा है। इसका जो वास्तव में सेंटेंस बनेगा तो वाटर
इज बीइंग बॉइल्ड, वाटर इज बीइंग बॉइल्ड। अब बाई अगर कोई मम्मी पापा चाचा चाची जो भी हो लगा देना पीछे, आप कोई भी उबाल रहा चाहे ना, मैं तो बाई मी, कोई भी उबाल रहा हो तो पीछे बाई लगा के आप लगा दो। तो वाटर इज बीइंग बॉइल्ड ये बन गया कि पानी उबल रहा है। अब चाहे आप ऐसे बोल दो कि पानी उबल रहा है, वास्तव में इंग्लिश ये होगी कि वाटर इज बीइंग बॉइल्ड, पानी को उबाला जा रहा है। समझ गए भाई, कोई दिक्कत? और जैसे खानदस्ता दे रहा, तो अपने पास इस तरह के जितने भी अपने ऑब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे? ऑब्जेक्ट। बोले तो ऑब्जेक्ट ही हैं जो काम खुद नहीं कर सकते हैं अपन पैसिव में, लेकिन इनको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसे जितने भी अपने पास सेंटेंस के सब्जेक्ट जो खुद काम करने में समर्थ नहीं होंगे, उन सभी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस की कैटेगरी में डालते हैं। किस में डालते हैं? पैसिव वॉइस की कैटेगरी में। क्लियर है? अब देखो इसके कुछ बेसिक्स। तो पैसिव वॉइस को अगर ढंग से सीखना है तो सबसे पहले अपने पास प्रोनाउंस आना चाहिए हमें। प्रोनाउंस और वर्ब इनका ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। प्रोनाउंस की मैं बात करूं, हो सकता है तुम्हारे पास हो ना हो, पर लिख लो आप फिर भी। तो सबसे पहले एक तरफ अपना सब्जेक्ट लिख लेना, एक तरफ पजेसिव और एक तरफ आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। हाँ, तो आई, माई, वी और अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देयर को ढंग से देख लेना, THEIR, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। तो ये अपने पास कुछ प्रोनाउंस हैं। इसमें आई, माई, मी, वी, एवर, अस, इनको बोलते हैं अपन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन। ओनली, यू और यू ये आ जाते हैं अपने सेकंड पर्सन में। किसमें? और बाकी जितना भी ये मसाला पड़ा हुआ ये सब किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन। पैसिव वॉइस में हमें काम आने वाली ये चीज़ें, ये और ये ढंग से याद होनी चाहिए आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन भी अगर आपको याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने नरेशन में काम आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। फिलहाल पैसिव वॉइस के लिए आई, माई, मी ये वाले, आई, वी, यू, ही, सी ये वाले आपको याद होने चाहिए। आई, माई, मी, वी और अस, यू और यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देयर, इट, इट्स, इट। देयर मतलब THER ही नहीं, THEIR। इसको ध्यान रखना, छोटी सी गलती हो जाती है यहाँ पर। तो ये अपने बात करें यहाँ पर ही, ये पुरुष लड़के के लिए आएगा, सी लड़की के लिए, दे आएगा प्लूरल, किसके लिए? प्लूरल के लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए अपने पास, बहुवचन। और इट आ जाएगा नॉन लिविंग सब्जेक्ट, यानी कि किसके लिए? निर्जीव के लिए। जो भी निर्जीव चीज़ें होंगी सबके लिए क्या आएगा? इट। आई मेरे लिए तो आई मतलब सबके लिए जो भी आई हो आप। वी मतलब हमारे लिए वी, आपके लिए सामने वाले से बोल रहे हो तो यू। ये याद है तुम्हारे? क्लियर है ढंग से? लिखने की जरूरत नहीं है तो लिखो, नहीं तो फिर एक काम करना पीछे लिख लेना मस्ती से, इनको मैं मिटा भी फिलहाल दूँ। कैसे करेंगे इनको यूज़ वो सुन लो। तुम्हें एक्टिव वॉइस में मिलेगा जैसे ये, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो तुम्हें पता है कि लेटर अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर भाई साहब आगे आगे आ जाएंगे और आई भाई साहब पीछे पीछे चले जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे ना। तो आई जैसे पीछे पीछे जाएगा तो बाई लगा के लिखेंगे इसको हम, तो बाई आई नहीं लिखेंगे, बाई मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई। अगर आप वी आता है तो बाई अस, यू आता है तो बाई यू, ही आता है तो बाई हिम, सी बाई हर, दे बाई देम, इट बाई इट। क्लियर है? और अगर ये अपने आ जाएं किस में?
एक्टिव वॉइस में ही आ जाएंगे पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर इनका अगर हमको क्या बनाना है? सब्जेक्ट, तो मी बदल के किस में आएगा? आई। जब आगे लिखना हो ना मी को तो क्या आ जाएगा? आई। अस का वी, यू का यू, हिम का हर का सी, देम का दे, इट का इट। समझ गए? आगे से इधर और इधर से इधर, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। सब्जेक्ट, ये सभी सब्जेक्ट हैं। पजेसिव भी ये सभी संबंधवाचक हैं। मेरा भाई, मेरी मम्मी, कुछ मत बोले, बोल ऐसा करते ना, हमारी मम्मी है वहाँ जाएंगे, हमारे पापा है, ऐसे करते हैं जो। हमारा, तुम्हारा, उसकी, उसके, देयर, उनके, ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे सभी। इट भी उनके ही आएगा यहाँ पर, ये पर निर्जीव के लिए आ जाता है जैसे भी। एक अपने पास ये टेबल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा मैं देखूँ तो टेंस से रिलेटेड सेंस। किससे रिलेटेड? टेंस। टेंस में मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको टेंस सबको आनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस की बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनेट किससे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्या आएगा उसमें? एस या एस आ जाएगा, या फिर आपका क्या आ जाएगा? डू, या फिर क्या आ जाएगा? डज। ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। उसके जस्ट बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इज, एम और आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यही आता है इज एम आर कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद बात कर दूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बताओ, इनको याद करो, इनके बिना काम नहीं चलेगा। हैज और हैव, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है इसलिए तुम सबको हैज या हैव और वर्ब की थर्ड। इसके बाद बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आ जाएगा हैज, हैव, दोनों के साथ बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा? आईएनजी। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस, चारों टाइप हो गए उसके, हो गए। नेक्स्ट पास्ट देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनेट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म बोलो या फिर आप डिड बोल दो, डिड भी आता है इसमें। एक फिर आएगा वाज या वर। कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। अभी रुको, विल सेल का वेट करो, फ्यूचर में पहुंचेगा तुम। इसके बाद करें पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हैड, क्या आ जाएगा? हैड। इसका सेकंड मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नीचे बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो आ जाएगा इसमें अपना हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चार टेंस ही हो गए पास्ट वाले अपने पास। अब बात करूँ किसकी? फ्यूचर की, तो विल या सेल, किसमें? फ्यूचर इंडेफिनेट। फिर उसके बाद विल बी या फिर सेल बी, ठीक है। इसके बाद बात करूँ तो विल हैव या फिर सेल हैव। इसके बाद बात करूँ तो विल हैव बीन या फिर सेल हैव बीन। सभी याद होने चाहिए आपके जितनी भी टेंस हैं। देखो तीन अपने ये हो गए, तीन अपने सॉरी चार हो गए ना, चार वो हो गए, चार ये हो गए और चार अपने पास हो गए 12 टेंस अपने पास। कैसे कैसे चेंज करेंगे वो समझ लो। ये सभी आपको मिलेंगे एक्टिव वॉइस में। किस में मिलेंगे? जब इनका हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव। तो कैसे चेंज करेंगे? जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज आ जाए, बच्चा लोगों सभी ध्यान से सुनना, इनको चेंज किस में कर देंगे? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। पहले मैंने इनको ही क्यों लिखा था, इसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ, कोई वजह है उसकी। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात ध्यान रखो, मैं तुमसे पूछूँ कि कौन सी फॉर्म, तो तुरंत बोलना वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर, इसमें देखिए इसमें आ जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग
प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैज हैव ये हो जाएगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाले को चेंज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बहुत कम मिलेगा आपको। फिर भी अगर चेंज करना पड़े तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, करना पड़े तो चाहो तो छोड़ सकते हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस में चेंज होगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड बीन प्लस आईएनजी हैड बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल सेल ये होगा विल बी विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद विल बी सेल भी ऑलरेडी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद विल हैव सेल हैव विल हैव बीन या फिर सेल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नीचे विल हैव बीन सेल हैव बीन ऑलरेडी है, इसको भी आपको चेंज करने की ज़रूरत। मोस्टली केस में हम इसे भी चेंज नहीं करते हैं और इसे भी चेंज नहीं करते हैं ज़्यादातर, तो इस तरीके से चेंज पढ़ते हैं। फिर भी करना पड़े बहुत कम केस में मिलेगा आपको ये वाला और ये वाला, बहुत कम, वरना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। ये तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए पूरे दिमाग में। अब कैसे होगी सुन लो, कैसे कैसे करोगे। ये अगर तुम्हें सीरीज़ याद है तो ये वाली टेबल इस सीरीज़ से ही बनती है। देखो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले मैं एक बता देता हूँ आपको, जहाँ जहाँ आईएनजी आएगा वहाँ वहाँ बीइंग आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा था तो बीइंग आ गया, यहाँ भी आईएनजी आ रहा था तो बीइंग आ गया, यहाँ भी आईएनजी आ रहा था तो बीइंग आ गया। यहाँ देखो अब इसमें यहाँ पर वैसे आ सकता है अपना ना, वैसे अब है ही नहीं तो छोड़ दो आप। हाँ यहाँ पर हैड बीन बीइंग आईएनजी आ रहा था, यहाँ भी क्या आ गया अपना बीइंग आ गया। तो जहाँ जहाँ आईएनजी आएगा वहाँ बीइंग लगा दो, बाकी चीज़ें वही आएंगी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसे दिमाग में सेट रखो। और देखो अब पहले वाला मैटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो रहा है, उसके जस्ट आगे वाले में इज एम आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऐसे लॉजिक से समझो इसको। उसके बाद हैज हैव किस में चेंज हो रहा है, अगले वाले में हैज हैव बीन कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और जहाँ आईएनजी आ रहा है वहाँ क्या आ रहा है, बीइंग। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो रहा है, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी आ रहा है तो बीइंग लगा दो। हैड थर्ड फॉर्म किस में चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लॉजिक को समझो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। विल सेल विल बी सेल बी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्लियर है। उसके बाद ये ऑलरेडी बी लगा हुआ है, इनके साथ थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे हम सीधे डायरेक्ट ही। समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से अपने चेंज है। विल हैव सेल हैव, ये अगले वाले में विल हैव बीन सेल हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हो गई टोटल टेबल। तो ये टेबल का आसान तरीका है, मुझे उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। आ गया। हाँ बस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब तुम इतना ध्यान रखो, आईएनजी आए तो बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो। क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी क्लियर है। बट ऑलरेडी जब बी लगा हुआ है तो बीइंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी बी लगा हुआ है तो बीइंग नहीं लगेगा। फिर विल बी बीइंग ऐसे नहीं आ सकता, या तो बी आएगा या फिर बीइंग ही आएगा। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या आएगा, बी आएगा। बाकी जब मॉडल पढ़ोगे तुम, और तुम्हें पढ़ा है थोड़ा बहुत तो, पर ऐसे नहीं, मॉडल और पढ़ोगे तब क्लियर होगा। मॉडल के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और लिख सकते हो उसमें लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा, कोई भी मॉडल आ जाए, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी,
उसको जब भी आपको चेंज करना हो तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ही और था इसमें, कोई भी मॉडल आ जाए, क्योंकि पैसिव वॉइस तो कौन सी फॉर्म लेगा? थर्ड फॉर्म। और मॉडल कहता है कि मैं तो फर्स्ट फॉर्म लूँगा। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये अपना रूल है ग्रामर का, मॉडल के साथ ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल तो कहता है कि मुझे तो फर्स्ट फॉर्म दो, और पैसिव वॉइस कहता है कि मुझे तो थर्ड फॉर्म दो। उस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा बी, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बंद कर दो, लिख दो, पॉज कर दो।